अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके कंपोनेंट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। यहाँ पर जो कंपोनेंट बताया गया वो हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से अलग है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको याद नहीं रहता क्योंकि अचानक एक बिल्कुल बड़े बड़े कंसेप्ट उन्होंने कंपोनेंट में दे दिए। मैं ये भी आपको समझाऊंगी, लेकिन इसके अल्टरनेटिव आप कौन से कंपोनेंट लिख सकते हैं वो भी बताऊंगी, वो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो उसे भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करते हैं। ये क्या है, इस हेडिंग को अगर हम तोड़ लें, पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर बेसिकली 3 डेफिनेशन हैं, एक डाटाबेस की, फिर उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और फिर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो सबसे पहले डाटाबेस। डाटाबेस दरअसल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है, यानी एक जैसा जो डाटा है उसकी कलेक्शन होती है जो कि स्टोर की जाती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसको हम डाटाबेस कहते हैं। यानी डाटा को स्टोर करना डाटाबेस हो गया। अब इस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो प्रोग्राम की कलेक्शन होती है उसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर इस डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, ये इसको मेंटेन भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं। लेकिन अगर यही सॉफ्टवेयर रिलेशन डाटाबेस को क्रिएट करें तो उसको हम रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, लेकिन ये बेस करता है रिलेशन मॉडल पर। यानी रिलेशन किस टर्म में यूज हो रहा है, यहाँ पे टेबल की टर्म में हो रहा है, यानी टेबल की फॉर्म में डाटा होगा इसमें। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन है उन सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की जो क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं रिलेशन डाटाबेस को। यानी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कौन सी कलेक्शन है सॉफ्टवेयर की जो रिलेशन डाटाबेस को क्रिएट करेगी, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्राम की कलेक्शन है जो डाटाबेस को क्रिएट करेगी या मेंटेन करेगी। तो ये हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, यहां से लेकर आपने यहां तक अच्छे से करनी है। उसके बाद ये आपका एमसीक्यूज है कि अगर कोई रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 12 के 12 रूल जो डॉक्टर याक पोर्ट ने मैथमेटिक्स के 12 रूल डिफाइन किए थे उनको सेटिस्फाई कर देता है या फॉलो करता है, तो उसको हम ट्रू रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट वो है जो एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं ओवरऑल सिस्टम में, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है फाइल मैनेजर, यानी ये क्या करेगा, ये डिस्क की स्पेस को एलोकेट करेगा, ये मैनेज करेगा कि किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है या रिप्रेजेंट करना है स्टोरेज में। यानी स्टोरेज में किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करना या स्टोर करना या ऑर्गेनाइज करना कि ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है ना वो खाली रहे और कम से कम स्पेस ले डाटा। ठीक है, तो उसका वो कौन करेगा, फाइल मैनेजर। उसके बाद डाटाबेस मैनेजर है। एज अ यूजर हम डाटा बेस से ही डाटा अपना ले रहे होते हैं, डाटा रिट्राइव कर रहे होते हैं, तो उस जो यूजर है और डाटा है जो डाटाबेस में उनके दरमियान एक इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस को डाटाबेस मैनेजर कहते हैं। तो डाटाबेस मैनेजर बेसिकली डाटाबेस को ही मैनेज कर रहा होता है और उसके साथ एक्ट ऐसे कर रहा है जैसे कि एक इंटरफेस होता है यूजर और डाटाबेस के दरमियान। उसके बाद क्यूरी प्रोसेसर है, ये सारे का सारा आपने नहीं पढ़ना, जितना जरूरी है उतना पढ़ना है। तो क्यूरी प्रोसेसर में ये है कि ये ट्रांसलेट करता है क्यूरी लैंग्वेज की स्टेटमेंट को टू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डाटाबेस मैनेजर। यानी हम क्यूरी लिखते हैं, एसक्यूएल में कोई ना कोई क्यूरी लिखते हैं कि डाटाबेस में से हमें ये डाटा चाहिए। अब उस क्यूरी को ट्रांसलेट करने के लिए क्यूरी प्रोसेसर होते हैं, उन्होंने उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट इस फॉर्म में करना है कि जो डाटाबेस मैनेजर है वो उसे समझ सके और उसके मुताबिक डाटा दे सके। उसके बाद बात करते हैं डाटा डिक्शनरी की। ये भी स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को, लेकिन डाटा के रिलेटेड जो डाटा है हमारे पास, जो डाटा हमने स्टोर किया है डाटाबेस में, उसके ही रिलेटेड डाटा स्टोर करेगा। यानी डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा कौन, डाटा डिक्शनरी। अब इसमें क्या क्या ये स्टोर कर सकता है, ये डिस्क्रिप्शन स्टोर कर सकता है स्ट्रक्चर की, जो कि रिलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शन को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा ये रिलेशनशिप की डिस्क्रिप्शन को स्टोर कर सकता है और ये बता सकता है कि कौन कौन से रूल्स इस डाटा पर लगे हैं। यानी एक डाटा पर रूल लगा है कि इसमें सिर्फ नंबर एंटर होंगे, रोल नंबर था और वो कहा गया कि इसमें सिर्फ नंबर एंटर होंगे, एबीसी एंटर नहीं होगी, तो इसका मतलब हमने उस पर कंस्ट्रेंट लगा दिए। अब ये जो सिर्फ रोल नंबर एंटर होंगे ये क्या है, डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का डाटा स्टोर होगा, तो वो कहाँ होगा, डाटा डिक्शनरी में। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्री कंपाइलर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट है जो कि हम इंसर्ट या डिलीट या फिर मॉडिफाई करना हो अगर हमने डाटा को डाटाबेस में, तो हम यूज करेंगे। अगर हमने कुछ इंसर्ट किया, डिलीट किया या मॉडिफाई किया डाटा को डाटाबेस में, तो वहां पर क्या यूज हो रहा है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब प्री कंपाइलर क्या करते हैं, ये इंटरप्ट करते हैं इन स्टेटमेंट के साथ
और फिर इंटरेक्ट करते हैं क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर कौन सा है, जो कि स्टेट में ये जो क्यूरी होती है उसको ट्रांसलेट करेगा कि डेटाबेस मैनेजर अंडरस्टैंड करे। तो ये क्या करेंगे, ये आगे जाके उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर जो कोड है उसको जनरेट कर रहे होंगे। उसके बाद DDL कंपाइलर की बात करें तो DDL भी एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अभी कंफ्यूज ना होना DML क्या है, DDL क्या है, आगे हम पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जितना जरूरी है उतना समझा रही हूँ, ताकि ये ना हो कि अब एक दिन में पूरी डाटाबेस तो नहीं ना समझा सकती। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने एडवांस कंसेप्ट दे दिए डायरेक्टली, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसके अल्टरनेटिव आपको वहां से बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है, लेकिन ये भी समझा रही हूँ, अगर आप इसे करना चाहें तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो स्टेटमेंट होती है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कंपाइलर क्या करेगा, इनकी जो स्टेटमेंट्स होगी उनको कन्वर्ट कर देगा सेट ऑफ फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट दी डाटा, उन फाइल में जो कि डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होंगी। अब दिस सिस्टम डेटाबेस दैट कंटेन द फॉलोइंग, अब किस किस पर ये मुश्तमिल हो सकती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल क्रिएट, जो फाइल क्रिएट की गई उसके बारे में इंफॉर्मेशन, विच फील्ड दे कंटेन, यूजर हु हैव एक्सेस राइट टू दिस फाइल, और इस फाइल को कौन कौन यूजर एक्सेस कर सकता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन डाटा डिक्शनरी। अब ये डाटा डिक्शनरी में स्टोर होगी। तो डाटा डिक्शनरी हमने पीछे पढ़ा था, क्या था कि डाटा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। विच होल्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटाबेस स्ट्रक्चर, अब वो डाटाबेस स्ट्रक्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो ये थे कंपोनेंट जो कि इन्होंने बुक में बताए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम चलते हैं एक वेबसाइट पर, ये मैंने सर्च किए, सिर्फ इसी वेबसाइट पे नहीं ये मुझे आंस मिला, बल्कि मुझे गूगल पे हर जगह जहाँ पर मैंने देखा कि कंपोनेंट कौन से है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, आप भी सर्च किएगा, यही आपको ज्यादातर मिलेंगे। जो बुक में है वो नहीं मिलेंगे, बल्कि ये मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इजी है और सारे के सारे हमने पीछे 2 लेक्चर में ही कवर कर लिए। तो बेसिकली तो यही होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एडवांस में दे दिए जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। एक मिनट में मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ इसका। कि सबसे पहले है जी टेबल। टेबल हमें पता क्या होता है, टेबल में रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा एंटर होता है, उसको हम टेबल या फिर रिलेशन कहते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड है, तो हमें पता है रिकॉर्ड एक टप्पल या एक हॉरिजॉन्टल रो को कहा जाता है, और ये रो एक एंटिटी के रिलेटेड, हमें सिंगल एंटिटी के रिलेटेड रिकॉर्ड दे रही होती है। यानी एक रो है तो रो में सबसे पहले रोल नंबर है 1, उसके बाद उसका नाम है अली, उसके बाद उसके फादर नाम है, उसके बाद उसका एड्रेस है और फोन नंबर है। अब जो ये एक रो है वो सिर्फ अली के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इसका मतलब ये सिंगल एंटिटी का रिकॉर्ड होगा एक रो में, यहाँ पे ये उन्होंने बताया। उसके बाद फील्ड और कॉलम नेम हो सकता है, जो कि कॉलम होगा, ऊपर हेडिंग होती है, उसके रिलेटेड उसी तरह का डाटा होता है, यानी एक यूनिक एट्रीब्यूट बता दिया जाता है। रोल नंबर है तो नीचे सारे के सारे हर एंटिटी के रोल नंबर होंगे। उसके बाद डोमेन होता है। डोमेन दरअसल रेंज होती है, हमें बता दिया जाता है, जैसे मैं कहूँ कि रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक होने चाहिए, तो ये एक रेंज होगी, तो इसको हम डोमेन कहेंगे। स्कीमा क्या है, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। ये चैप्टर 2 का कंसेप्ट है, जो कि हमने अभी तक चैप्टर 2 कवर नहीं किया, तो आप इसे फिलहाल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपने यही समझना है कि स्कीमा एक क्या है, स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। यहाँ पर उन्होंने फुल एक्सप्लेन कर दिया, आपने इतना नहीं करना, आपने सिर्फ कंपोनेंट करने, आगे नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पे की है, तो हमने पीछे की का पिछला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है कि की एट्रीब्यूट होते हैं जो हर रो को, हर रिकॉर्ड को, टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। उसके बाद आप की सिर्फ नेम लिख सकते हैं, हर एक को लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो ये कंपोनेंट जो थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ये बहुत ही ज्यादा आसान है और सारे के सारे हमने पिछले टॉपिक में कवर कर लिए हैं। तो इसलिए अगर आप इसे करना चाहिए इसे कर लें, अगर आपको बुक वाले ही करने हैं, ये इजी लग रहे हैं, तो आप ये कर लें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, वो लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ये भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो आपके पेपर होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक बुक को फॉलो करके चेक नहीं होते, बल्कि वो ये देखते हैं कि इसके रिलेटेड उसको नॉलेज है या नहीं। तो वो नॉलेज आप बुक से लें, गूगल से लें, आप किसी और बुक से लें, जहां से मर्जी लें, पर लिखना आपने दुरुस्त होता है। यानी कि कंपोनेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हो, आप जाके उधर कंप्यूटर के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास वालों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।